हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल? सब बढ़िया, एकदम गजब धांसू। देखिए, एक ऐसा चैप्टर जो कि आईएससी बोर्ड के अंदर आता है इन क्लास 12th, सीबीएसई में नहीं आता है, बट आपके सीयूईटी के अंदर आएगा। अब चाहे आप सीबीएसई से पढ़े हो या आईएससी से पढ़े हो, आपको ये एग्जाम मतलब ये आपको आना चाहिए बेसिकली, ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये आपके सीयूईटी एग्जाम्स का पार्ट है। ठीक है, तो बात हम किसकी करने वाले हैं मेरे बेटा जी? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की। नजर आ गया आप सभी को? किसकी बात कर रहे हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करने वाले हैं। बात आते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है। रिडेम्पशन का मतलब होता है मेरे बच्चों रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड फ्रॉम सिक्योरिटीज। रिडेम्पशन का मीनिंग है रीपेमेंट, रीपेमेंट के पैसे को चुका देना, अमाउंट बोरोड फ्रॉम सिक्योरिटी, जो पैसा तुमने सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब है डिबेंचर, जो डिबेंचर के थ्रू तुमने पैसा लिया था उस पैसे को रीपे, वापस कर देना, चुका देना, क्या कहलाएगा? वो तुम्हारा रिडेम्पशन डिबेंचर कहलाएगा। नजर आया कुछ? तो नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है इट मींस discharging the liability of debenture by repayment of amount to the debenture holder or by converting the debenture into the share or new debenture। ये कह रहे हैं कि डिबेंचर को कन्वर्ट कर दो, मतलब डिबेंचर को नए डिबेंचर में शेयर्स में कन्वर्ट करके पुराने वाले डिबेंचर की लायबिलिटी को खत्म कर दो, या उनके अमाउंट को रीपे कर दो, वापस कर दो। इसे हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। चलिए नहीं है, अब बात यहाँ करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो होता है वो दो तरीके के होता है। एक होता है रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल और एक होता है आपका रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। नजर आया? रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, सभी को नजर आ रहा है? मुझे बताना, क्या स्क्रीन पे लिखा हुआ सब कुछ नजर आ रहा है? जल्दी बताइए फटाफट से, हाँ या ना। अगर आपको नजर आ रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे फॉन्ट साइज चेक करना है कि पीपीटी के अंदर जो फॉन्ट लगाए गए वो सही लगाए गए नहीं लगाए गए, तो फिर फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा आने वाले एग्जाम्स में, मतलब कोई फटाफट दे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे है कि रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। अगर हम बात करेंगे रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में, यहाँ पे नो क्रिएशन ऑफ डीआरआर, यहाँ पे डीआरआर नहीं बनता। अब डीआरआर क्या होता है आगे बात करेंगे। नो डीआरआई क्रेडिट, कोई डीआरआई नहीं बनता। अब डीआरआर मतलब यहाँ पे दो मेन है, एक डीआरआर और एक डीआरआई, दो शब्द बड़े कीमती है। डीआरआर नहीं बनता, डीआरआई, ठीक है ना। नो डीआरआर, डीआरआर नहीं बनता, लेकिन डीआरआई बन सकता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, डीआरआई कैन बी क्रिएटेड, डीआरआई बनाया जा सकता है। रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल में डीआरआर नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, डीआरआई बन सकता है। ठीक है, जबकि रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, डीआरआर डीआरआई दोनों बनते हैं। मतलब यहाँ डीआरआर डीआरआई दोनों बनते हैं, या डीआरआर तो बनता ही नहीं है और डीआरआई बन सकता है। सुन लो, जितना बोल रहा हूँ उसको उस तरीके से याद करना, ये बड़ा कीमती है। पहले रिडेम्पशन जो था बड़ा थोड़ा और आसान हुआ करता था, अब और पेचीदा सा कर दिया है, इसलिए मुझे लगा कि इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो याद रखना, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में डीआरआर डीआरआई दोनों बनते हैं, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल में डीआरआर तो बनता ही नहीं है, डीआरआई बन सकता है। अब हम बात करेंगे किसकी मेरे बेटा जी? तो हम बात करेंगे डीआरआर की, कि डीआरआर क्या होता है। ठीक है ना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, क्लियर? डीआरआर, डीआरआर की फुल फॉर्म है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। देखो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है रिजर्व, रिजर्व का मतलब क्या होता था मेरे बेटे जी? गुल्लक। रिजर्व का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे जी? गुल्लक। मतलब फ्यूचर में, फ्यूचर में हमें पैसा वापस करना है, समझिए मेरी बातों को। पहले डीआरआर को थोड़ा समझाता हूँ कि आज मैंने डिबेंचर लिए हैं, आज मैंने डिबेंचर पब्लिक को दिए हैं और आज मैंने पैसा लिया है। दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने डिबेंचर दिए हैं और आज पैसा मैंने लिया है, और मुझे भविष्य में पैसा वापस करना है। तो भविष्य में पैसा वापस करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, होना चाहिए, पैसा होना चाहिए मेरे पास। बोलिए हाँ या ना। अब मुझे क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? जो मेरे पे स्पेन ऑफ टाइम होगा, जो टाइम अवेलेबल होगा, उस समय में एक गुल्लक बनाऊंगा, उस गुल्लक के अंदर पैसा जोड़ूंगा, उस गुल्लक का नाम रखा जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर को रिडीम करने वाली गुल्लक, डिबेंचर का पैसा लौटाने वाली गुल्लक। बात क्लियर कर पा रहे हो? बात क्लियर कर पा रहे हो? तो यानी कि अगर मैंने 5 साल की उधार लिया है ना, तो 5 साल में 5 बार पैसा कमाऊंगा और 5 साल में उस पैसे से डीआरआर गुल्लक बनाऊंगा। क्लियर ही नहीं है? तो आइए हम बात करते हैं कि डीआरआर क्या है। डीआरआर हमेशा किसके ऊपर क्रिएट होता है? याद करो, फेस वैल्यू के ऊपर क्रिएट किया जाता है हमेशा। डिबेंचर की फेस वैल्यू, ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड, याद कर लेना, बता रहा हूं ये बहुत कीमती है। फेस वैल्यू डिबेंचर इशूड, जो डिबेंचर तुमने इशू करे हैं उन डिबेंचर की फेस वैल्यू के ऊपर लगेगा, उन डिबेंचर की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। याद है, एक होता था फेस वैल्यू, एक होता था इशू प्राइस। तो फेस वैल्यू का मीनिंग अलग है और इशू प्राइस का मीनिंग अलग है। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड, क्लियर नहीं है? फेस वैल्यू के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अब बात करेंगे किसकी, है क्या ये? आपको नजर आ रहा होगा,
चलाओ ना नैनो से, बांट रहे जान ले लो ना, जान रहे नहीं है। आ जाइए, तो बात हम किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने टाइमलाइन बनाई है, नजर आ रहा है। इस टाइमलाइन में अगर आप देखेंगे, इस टाइमलाइन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है इशू यानी कि लेना, यहाँ पे लिखा है रिडम्पशन यानी कि देना। इशू का मतलब है डिबेंचर देना, पढ़ा रखा है ये बात मैंने आपको, डिबेंचर देने का, पैसा लेने का। मतलब ये वो टाइम है जब मैंने डिबेंचर के थ्रू पैसा लिया है और मैं 5 साल बाद पैसे को वापस करूंगा, 5 साल बाद पैसे को वापस करूंगा, रिडेम्पशन करूंगा। क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो मैंने क्या करा है, 5 साल, ये 5 साल के 5 तीर आएंगे, 1 2 3 4 5 आ गए। ये 5 साल के 5 तीर है, 5 साल के 5 तीर है। इन 5 सालों में, इन 5 सालों में मैंने 5 बार क्या कमाया हुआ, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। इन 5 सालों में क्या करूंगा, जो प्रॉफिट कमाया होगा उस प्रॉफिट से बनाऊंगा एक सुअर का बच्चा। सुअर क्या है, गुल्लक, क्लियर ही नहीं है। एक गुल्लक बनाऊंगा, इस गुल्लक का नाम है DRR, इस गुल्लक का नाम है DRR। बात क्लियर होगी नहीं होगी, तो यानी कि इन 5 सालों में जो मैंने प्रॉफिट कमाया होगा, तो प्रॉफिट का थोड़ा 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 पार्ट उठाकर मैं कहां डालूंगा, गुल्लक में डालूंगा। उस गुल्लक को हम क्या बोलते हैं, DRR बोलते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बोलते हैं। क्लियर ही नहीं है, किसके ऊपर निकलेगा ये, जो डिबेंचर तुमने इशू करे हैं, जो डिबेंचर तुमने इशू करे उनकी फेस वैल्यू के ऊपर। सर एक बात तो बताओ कि जरूरी है कि 5 साल में ही बनाया जाए। बेटा देखो सीधी सीधी बात बताऊं, आप इसे दो सालों में बना लो, 3 साल में बना लो। मैं तो एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि मैंने 5 साल के लिए उधार लिया है, आज उधार लिया है और 5 साल बाद 1 2 3 4 5 साल में पैसे को वापस करूंगा। तो मेरे पास पैसा इकट्ठा करने के लिए 5 साल है। अब मैं पैसा 2 साल में इकट्ठा कर लूँ, 3 में करूँ, 4 में करूँ, 5 में करूँ, 1 साल में करूँ, ये मेरी मर्जी है। मैंने अपना एग्जाम्पल बनाया कि मैं 5 साल में इकट्ठा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर ही नहीं है। यही जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ, ये तुमसे पूछा जा सकता है तुम्हारे CUET एग्जाम्स में कि भैया जब तुम DRR बनाते हो तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि फ्यूचर में तेरे को पैसे वापस करने हैं ना, फ्यूचर में तेरे को पैसे वापस करने हैं, तो फ्यूचर में जो तेरे को पैसा वापस करना है, फ्यूचर में तेरी लायबिलिटी है, फ्यूचर में तेरा लॉस है, फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को आज ही गले लगा ले, फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को आज ही गले लगा ले और आज गुल्लक बना ले। गुल्लक का नाम है DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर को रिडीम करने वाली गुल्लक, पैसे वापस करने वाली गुल्लक। आया, क्लियर है मेरी बात। चलिए फटाफट से, ये जो मैंने आपको बताया कि DRR बनाना चाहिए, इसके पीछे रूल है, और वो रूल क्या है, रूल 18 याद कर लेना मेरे बेटे जी, CUET में आ सकता है। रूल्स 18(7)(b) ब्रैकेट में बताया था, रूल 18(7)(b) ऑफ कंपनीज रूल 2014, ऑफ कंपनीज रूल 2014, ये रूल 18(7)(b) की एप्लीकेबिलिटी है। रूल 17(b) कहता है कि DRR बनाना चाहिए। अब इस DRR से रिलेटेड कुछ हमारे शब्द होंगे जिसके हम बात करेंगे, बात क्लियर होगी नहीं होगी, कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखो पहले इन बातों को मैं टुकड़ों में सिखाऊंगा, फिर मर्ज करके बताऊंगा, बात क्लियर होगी। देखिए बातें क्या है, रूल 18(7)(b) जो DRR बनना चाहिए, जो ये कहता है DRR बनना चाहिए फेस वैल्यू के ऊपर, डिबेंचर इशूड के ऊपर, उससे रिलेटेड कुछ बातें, ये आ गई हमारी टेबल। क्लियर ही नहीं है, ये टेबल आ गई हमारे सामने। अब इस टेबल के अंदर आएंगे क्वेश्चंस। पहला हु, कि ये कौन बनाएगा, DRR किस कौन सी कंपनियां बनाती हैं, क्लियर ही नहीं है। मैंने इसे बड़ा समराइज करा है मेरे बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से समराइज करा इस चीज को, क्लियर नहीं है। जो चीजें बच्चों को कंफ्यूज आ जाती थी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे बहुत ज्यादा, तो उसको मैंने समराइज करा है बहुत ज्यादा कि कौन बनाएगा DRR, किसको बनाना है DRR, ठीक है ना। मैंने उन्हीं कंपनियों का नाम लिखा है जिनको नीड है जो DRR बनाएंगे उन्हीं का नाम लिखा है मैंने। देखो दोबारा लाते आ गया, ठीक है। याद कर लो, अनलिस्टेड कंपनियां, कौन, अनलिस्टेड कंपनियां, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनियां बनाती हैं DRR। कौन सा, सिर्फ अनलिस्टेड। अब अनलिस्टेड में कौन सी, आ जाओ, यहां लिखा है अदर देन NBFC और HFC। सारी अनलिस्टेड कंपनियां, जोर से बोलो, सारी अनलिस्टेड कंपनियां DRR बनाती हैं, बोलो सारी अनलिस्टेड कंपनियां। अब सवाल आता है अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है, जिसके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग नहीं की जाती है, उन्हें अनलिस्टेड कंपनी, उनके शेयर लिस्टेड नहीं है ना। तो जितनी भी अनलिस्टेड कंपनियां हैं सबको क्या करने का है, सबको DRR बनाने का है, सारी अनलिस्टेड कंपनियां। सिर्फ कौन सी, अदर देन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी,
नॉन बैंकिंग, एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अदर देन, सारी बनाती है, दो छोड़ देना, एनबीएफसी को छोड़ देना और एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन, क्लियर है, हाउसिंग फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन, इनको छोड़ देना, एचएफसी, एनबीएफसी और एचएफसी को छोड़ देना, बाकी सब है, एनबीएफसी और एचएफसी को छोड़ देना, बाकी सब बनाती है डीआरआर। याद रखोगे, याद रखना बेटा, ये याद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पे ही बवाल मच जाएगा। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन अनलिस्टेड कंपनी का या लिस्टेड कंपनी है, बाकायदा वहां शब्द यूज हो रहा होगा कि ए लिमिटेड इज अनलिस्टेड कंपनी। हाँ 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 हाँ, अच्छा 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 अच्छा, अनलिस्टेड है मतलब डीआरआर बनेगा, डीआरआर बनेगा, समझ रहे हो ना मेरी बातें, पकड़ पा रहे हो मेरी बातें, ये तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, ये यही चीज ध्यान में रखना। मैंने बोला बड़ा आसान होता था यार ये रिडेम्पशन, पेचीदा सा कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि प्रोविजन ज्यादा आ गई है इसके अंदर, क्लियर ही नहीं है। तो कौन अनलिस्टेड कंपनियां बनाएंगी डीआरआर, कौन बनाएंगी, अनलिस्टेड कंपनियां बनाएंगे, सिर्फ एनबीएफसी और एचएफसी को छोड़ देना, एनबीएफसी और एचएफसी को छोड़ देना। और अनलिस्टेड कंपनी कौन सी, जो एनबीएफसी और एचएफसी है। अब एनबीएफसी एचएफसी के बारे में, अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन एनबीएफसी, अगर वो एनबीएफसी कंपनी है और एचएफसी कंपनी है, वो डीआरआर कब बना सकती है, अगर वो ओनली फॉर पब्लिक इशू, अगर वो डिबेंचर उन्होंने पब्लिक को दिए हैं, तो पब्लिकली इशू करे हैं, तो बात क्लियर होगी नहीं हुई, तभी बना सकती है वो डीआरआर। देखो दोबारा बोलूं, एनबीएफसी और एचएफसी डीआरआर बना सकती हैं कब, अगर उन्होंने डिबेंचर पब्लिकली इशू करें तो। दूसरी बात, अदर देन एनबीएफसी और एचएफसी, इनको छोड़कर सारी अनलिस्टेड कंपनियां बनाती हैं, क्लियर ही नहीं है। तो देखो शब्द याद कर लो, अनलिस्टेड तो बनाएगी बनाएगी, एनबीएफसी एचएफसी का बनाएगी जब पब्लिक इशू होगा, और अदर देन एनबीएफसी और एचएफसी को बनाएंगी बनाएगी बनाएंगी, क्लियर ही नहीं है। नाउ अब आते हैं हाउ मच, कितना डीआरआर बनाना जरूरी है, हाउ मच आ गया, हाउ मच कितना डीआरआर बनाना जरूरी है। देखिए जी लिखा है मिनिमम, मिनिमम लिखा है, देखो पहले मैंने मिनिमम, मिनिमम एटलीस्ट, कम से कम, याद करो याद करो, कम से कम 10% ऑफ फेस वैल्यू, बोला था ना फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को भी डीआरआर बनेगा, 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड और डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, जो डिबेंचर तुम्हारे पास हैं या जो डिबेंचर तुमने क्या कर रहे हैं, इशू करे, मतलब इशू करे थे, इशू करे थे का मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग, और जो डिबेंचर तुम्हारे पास इस वक्त हैं, ठीक है, जो डिबेंचर तुमने इशू करे थे या जो तुमने इशू करे हैं, उनके फेस वैल्यू का, उनकी फेस वैल्यू का 10%, 10% कम से कम। अच्छा मैक्सिमम कितना बना सकते हो, 100%, मिनिमम 10% बनाओ, कम से कम 10% बनाओ, ये रूल 87B कहता है, रूल 87B ऑफ कंपनी रूल 14, क्लियर है, ये कहता है कि इतना कम से कम डीआरआर बनाओ, इतने रुपए की गुल्लक बनाओ, इतनी गुल्लक इकट्ठी करो, बाकी तुम्हारी मर्जी क्या है, 100% पैसा जोड़ो, 100% जोड़ो, 100% की गुल्लक बना लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 100% पूरा बना सकते हैं, क्लियर ही नहीं है। तो ये दूसरा सवाल हुआ, कौन बनाएगा, कितना बनाएगा और कब बनाएगा, कौन बनाएगा, कितना बनाएगा और कब बनाएगा। देखो कब की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं पीछे जाऊं ना, अगर मैं पीछे जाऊं थोड़ा, देखो पीछे जाते हैं, तो पीछे मैंने क्या बोला था, 2 बार बना ले, 3 बार बना ले, 4 बार, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, बोलो हाँ ये ना, वो कंपनी पे डिपेंड करता है, क्लियर ही नहीं है। तो रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग क्या है, टाइमिंग, टाइम ऑफ क्रिएशन डीआरआर स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन बताएगा, और क्वेश्चन नहीं बताता है ना, तो क्वेश्चन का जो पहला साल होगा उसके एंड में बना देना, उस क्वेश्चन में जो फर्स्ट ईयर होगा ना, तो फर्स्ट ईयर के एंड में डीआरआर बना देना, बोलो आएंगे ना, ये ऐसा समझो रिडेम्पशन से पहले, मतलब पैसा वापस करने से पहले डीआरआर क्रिएट हो गई होगा, क्लियर ही नहीं है, आई बस में नहीं आई। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो कौन बनाएगा, कितना बनाएगा, कब बनाएगा और कहां से बनाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने फ्री वेयर लिख दिया, फ्रॉम वेयर आना चाहिए था, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर कहां से बनाएगा, ठीक है, फ्री नहीं है बेटा, फ्रॉम वेयर है, कहां से बनाएगा, कौन बनाएगा, ठीक है ना, कौन बनाएगा, कितना बनाएगा, कब बनाएगा और कहां से बनाएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व से बनाएगा, फ्री रिजर्व का मतलब होता है वो रिजर्व, वो प्रॉफिट है ना, वो रिजर्व, वो प्रॉफिट जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, मतलब जिनसे हम डिविडेंड, मतलब जिन रिजर्व से, जिन सरप्लस से, जिन प्रॉफिट से हम क्या कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं, उनसे ही हम डीआरआर बना सकते हैं। आपके लिए 3 ही मेन रिजर्व है, क्योंकि आपके एग्जांपल, आपके क्वेश्चनों में आपके 12th लेवल पे 3 ही रिजर्व मिलेंगे, पहला जनरल रिजर्व, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल विच इज कॉल्ड सरप्लस विच इज कॉल्ड प्रॉफिट, और तीसरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये 3 ही रिजर्व फ्री होते हैं, ठीक है ना। आपके पॉइंट और भी फ्री रिजर्व होते हैं, लेकिन अभी 3 ही याद कर लो आप, क्योंकि आपको 3 से ज्यादा नहीं मिलने वाले, और बल्कि मैंने तो तीसरा भी लिख दिया, 2 ही मिलते हैं, ये तो जनरल रिजर्व, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो 4 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है डीआरआर से रिलेटेड, ठीक है ना, याद कर लेना, डीआरआर से रिलेटेड 4 सवाल हैं,
जल्दी से रिकॉल करता हूं, ठीक है। तो 4 सवाल कौन से हैं? कौन बनाएगा डीआरआर, कितना बनाएगा, कब बनाएगा और कहां से बनाएगा। फ्री यानी फ्रॉम वेयर, कहां से बनाएगा, कौन बनाएगा। सारी अनलिस्टेड कंपनियां बनाती है। एनबीएफसी एचएफसी कब बनाएगी, जब वो पब्लिकली इशू होंगे डिबेंचर, और बाकी अनलिस्टेड सारी बनाती है डीआरआर। कितना बनाती है, कम से कम उन्हें 10% बनाना पड़ेगा, जितने डिबेंचर उन्होंने इशू करे हैं या इशू करे थे उनका 10% कम से कम बनाना चाहिए। मैक्सिमम डीआरआर कितना बन सकता है, पूरी फेस वैल्यू का 100%, पूरा 100% तक क्रिएट कर दो फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड, ये याद करना। टाइम कब बनाएगा, कब बनाने का जो समय क्वेश्चन बताएगा आपको, नहीं बताएगा तो क्या करोगे, रिडेम्पशन से पहले या क्वेश्चन के पहले साल के एंड में डीआरआर क्रिएट कर देना, मतलब क्लियर ही नहीं है। और फ्रॉम वेयर कहां से बनेगा, फ्री रिजर्व से बनेगा। फ्री रिजर्व का मतलब है वो रिजर्व जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए अवेलेबल होता है, उन्हें फ्री रिजर्व कहते हैं। 3 ही एग्जांपल है फ्री रिजर्व के, फिलहाल याद कर लो क्लास 12 के अंदर, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और डिविडेंड यूटिलाइजेशन रिजर्व। यहां से आप डीआरआर क्रिएट कर सकते हो, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डीआरआई। अब मैंने 2 सवाल आए थे ना हमारा, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में। डीआरआर तो कौन बनाएगा, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में डीआरआर बनेगा, क्योंकि रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल में डीआरआर नहीं बनेगा। याद आया नहीं आया, इसे ध्यान में बिल्कुल याद, इस वक्त तो याद करने वाली चीज दे रहा हूं मैं तुम्हें कि याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी डीआरआई की। डीआरआई का देखो मैंने फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जोर से बोलो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एक बार बोलो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआई की डीआरआई, ठीक है ना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआई। अब सवाल आता है डीआरआई रिलेटेड, तो सवाल है हमारे पहला सवाल, डीआरआई कितना बनना चाहिए। पहला सवाल ये आ रहा है, ठीक है ना, कौन बनाएगा ये नहीं है, क्योंकि सब बनाएंगे, ये मान के चलो आप, ठीक है ना। डीआरआई हाउ मच, कितना बनेगा, देखिए मिनिमम कितना 15%, मतलब एटलीस्ट 15%, देखते रहे ना, यहाँ पर मैं एक माला बनाऊंगा, एटलीस्ट 15%, क्लियर ही नहीं है, ऑन, इसे पढ़ दो, एटलीस्ट 15% ऑन, ठीक है ना, ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम। सुनो 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 बच्चों, दोबारा पीछे चलते, चलो पीछे चले, पीछे लौट चले। क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर, डिबेंचर डीआरआर किससे बनता है, फेस वैल्यू डिबेंचर इशूड, फेस वैल्यू डिबेंचर इशूड, जो डिबेंचर तुमने इशू करे हैं या करे थे उनकी फेस वैल्यू का डीआरआर बनेगा, उनकी फेस वैल्यू पे। लेकिन आगे बढ़ो, डीआरआई किस पे बनेगा, डीआरआई कम से कम बनेगा 15%, याद रख लो, पीछे क्या था, एटलीस्ट 10%, ये याद रखना, भूल न जाना। बताइए कितना बनेगा डीआरआर, डीआरआर बनेगा 10% कम से कम, और डीआरआई कितना बनेगा 15%, कम से कम 15% डीआरआई बनेगा, कितना, किसके ऊपर, ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम। देखो क्या लिखा है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम, जो डिबेंचर तुम खत्म करने वाले हो, जिन डिबेंचर को तुम खत्म करने वाले हो, खत्म, ठीक है ना, जिन डिबेंचर को तुम खत्म करने वाले हो उनकी फेस वैल्यू का 15%, कम से कम 15% डीआरआई बनना चाहिए ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम बाय द एंड ऑफ, कब बनेगा, सुन लो, कितना बनेगा, किस पर बनेगा और कब बनेगा, बाय द एंड ऑफ 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। सॉरी मैंने कब गलत बोल दिया, ठीक है ना। डिबेंचर रिडीम कब होने वाले हैं, बाय द एंड ऑफ, डिबेंचर रिडीम कब होंगे, बाय द एंड ऑफ 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। ऑन और बिफोर, ये है कब बनेगा, ये है ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ करंट ईयर। सर भेजे से ऊपर चली गई बात, भेजे से ऊपर चली गई, ये सारे तार जुड़े हुए हैं, एट लीस्ट 15% ऑन, ये पूरी एक लाइन है, एट लीस्ट 15% ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम बाय द एंड ऑफ 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ करंट ईयर। देखो पूरी लाइन को सजो दिया मैंने एक लाइन में, आहा आ गया, क्या लिख दिया, देखो क्या लिख दिया, डीआरआई मेंटेन एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड by the end of 31st March of next year, comma on or before 30th April of current
ईयर, ठीक है ना। इट मीन्स, ठीक है, बिफोर रिडम्पशन 15% मिनिमम डीआरआई मस्ट बी मेंटेन। इसका मतलब पता क्या, आप समझो, मान लो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2023, 2024 में मार्च ले लो, तो पता क्या रहे हैं कि एग्जाम्पल 31 मार्च 2024 तक, सुनो 31 मार्च बाय द एंड ऑफ 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब मेरा नेक्स्ट ईयर क्या है, 24, तो कह रहे 31 मार्च 2024 तक जिन डिबेंचर को तुम खत्म करने वाले होंगे, सुनो 31 मार्च 2024 तक, सुनो 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर की बात करें, 31 मार्च 2024 तक जिन डिबेंचर को तुम खत्म करोगे, जिन डिबेंचर को तुम खत्म करोगे, उन डिबेंचर की फेस वैल्यू का, उन डिबेंचर की फेस वैल्यू का कितना परसेंट, 15% डीआरआई बनाना। कितना बनाना, 15%। दोबारा बोलू, अगले साल 31 मार्च तक जितने डिबेंचर तुम रिडीम करने वाले हो, उनकी फेस वैल्यू का 15% कम से कम डीआरआई बनाना। मैक्सिमम 100% हो सकता है, कम से कम 15% रूल 87B कहता है। क्लियर है ये नहीं है? बनाना कब है, नेक्स्ट ईयर खत्म होने वाला है ना डिबेंचर, है ना, तो खत्म होने वाले नेक्स्ट ईयर, उनका डीआरआई बनाना 15%। कब बनाना है, इस ईयर में, करंट ईयर में। 2024 का डीआरआई 2023 में बन जाएगा, ऑन और बिफोर 2023 में 30 अप्रैल को, जो उससे पहले कभी भी बना देना। 2024 में जो डिबेंचर खत्म होने वाले हैं ना, उन डिबेंचर की फेस वैल्यू का डीआरआई इस साल बनेगा 30 अप्रैल तक, जो उससे पहले कभी बना दो। मुझे पहले बताओ ये आपको आया या नहीं आया, ये बात मेरी हजम हुई नहीं हुई, बोल बराबर दे, ये बात मेरी हजम हुई नहीं हुई, बोल दो ना यार जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज कंठस्थ करनी है, दिमाग में डालनी है, बता रहा हूं मैं आपको, बताओ बराबर दे। जो डिबेंचर अगले साल, अब ऐसे तुम बुद्धि लगा सकते हो, कैसे, 2025, जो डिबेंचर 2025 में खत्म होने वाले होंगे ना, जो डिबेंचर 2025 में खत्म होने वाले होंगे, वो 2025 में डिबेंचर खत्म होने वाले, उनकी फेस वैल्यू का 15% डीआरआई बनेगा। पता है कब, 2024 में 30 अप्रैल या उससे पहले बना लेना, कभी भी 30 अप्रैल लास्ट डेट है, कट ऑफ डेट है, 30 अप्रैल या उससे पहले कभी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2024। ठीक है, बच्चे ने बोला आ गया, ओके। चलिए, अब ये हो गया हमारा डीआरआई के बारे में बातें। तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया जब भी जो डिबेंचर खत्म होने वाले हैं ना, उनके खत्म होने से पहले हमारे पास कम से कम 15% डीआरआई होना चाहिए। उनके खत्म होने से पहले डीआरआई इतना मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना, ये रूल कहता है, हाँ या ना। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये 10% 15% फॉर्मेलिटी के नियम है, बनाना है ना, अगर एक्चुअल में रूल को तरीके से फॉलो करना है तो कितना बनाओ, 2% बनाओ। एक लॉजिक अब देता हूँ, ये अपने हथियार को, जो ये स्लाइड चला रहा है ये हथियार, ठीक है, ठीक है, ये जो हथियार चला रहा है इसको अलग रख दिया। अब पहले डीआरआई का लॉजिक बता दो, डीआरआई बना क्यों रहे हैं। देखो जो डीआरआर होता है ना मेरे बेटा जी, वो सिर्फ प्रॉफिट का एक बार उठा के रखा जा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट का एक बार उठा के रखा जा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट का एक बार उठा के रखा जा रहा है। एक्चुअल में डीआरआर में कोई पैसा, डीआरआर लगता है तो गुल्लक बन रही है, पैसे इकट्ठा हो रहा है, एक्चुअल में कोई पैसे इकट्ठा नहीं हो रहा। क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ या ना, एक्चुअल में कोई पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा। क्लियर है सर, कैसे कह सकते हो आप ये वाली बात, आप हमें समझाना पसंद करेंगे थोड़ा सा। हाँ बेटा देखो, बिल्कुल समझाना पसंद करूंगा, चिंता मत करो। देखो देखो, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये बैलेंस शीट है, कलर कलर, ठीक है, ये बैलेंस शीट है। अब मान लो हमारे पास, हमारे पास रिजर्व है 1 लाख रुपए का, और हमारे पास कैश भी है 1 लाख रुपए का। ये बात क्लियर होती है, रिजर्व भी 1 लाख का है, कैश भी 1 लाख का है। अब मान के चलो हम ना मशीन लेकर आए, सपोज मान के चलो मशीन लेकर आए कितने रुपए की, 50,000 रुपए की। जब मशीन 50,000 के लेकर आएंगे तो बताओ क्या हुआ, बताओ, हमारे पास जो कैश था वो कैश 1 लाख था, वो कैश 1 लाख में 50,000 चले जाएंगे, मशीन आ जाएगी, तो कैश कितना रह जाएगा, 50,000 रह जाएगा।
और मशीन 50 आ जाएगी हमारे पास, मतलब मशीन आई और कैश गया। क्या रिजर्व पे कोई फर्क पड़ा? पहले रिजर्व 1 लाख था, कैश भी 1 लाख था, तो हमको लगता था कि हाँ जितना रिजर्व है उतना ही कैश है हमारे पास, ये हम कहते थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ मशीन लिया है, अब मशीन लेकर आ गए तो बताओ मशीन आ गई और कैश चला गया, लेकिन रिजर्व तो वही का वही रहा। अब तो रिजर्व 1 लाख है और कैश कितना है 50,000। मेरे कहने का मतलब पता क्या है मेरे बच्चों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई साहब आपके पास जितना रिजर्व है आपके पास उतना कैश होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। रिजर्व सिर्फ एक खोखले गुल्ले को जो है नजर आ रहा है, उस रिजर्व का इफेक्ट यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि उस रिजर्व का इफेक्ट कैश पे होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जितना कहते हैं जितना तुम रिजर्व बना रहे हो है ना, उसका एक पार्ट इकट्ठा करो बाहर, मतलब डीआरआई गुल्लक बनाओ बाहर, है ना, इन्वेस्टमेंट करो बाहर। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा कि तुमने कुछ पैसा उठा के बाहर इन्वेस्ट कर दिया, बाहर इन्वेस्ट करने से क्या होगा पैसा जुड़ेगा, और जब हमें पैसा देने की नौबत आएगी तो हम वो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे और हमारे पास पैसा आ जाएगा और हम अपने डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस कर सकते हैं। क्या मेरे पास समझ में आई या नहीं है? इतनी सी बात है, और कोई इसमें गुल्लक में मतलब और कोई बवाल यहाँ पे नहीं है। डीआरआई बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि भाई साहब डीआरआर बनाने से एक्चुअल में कोई पैसा इकट्ठा नहीं होता है अंटिल अगर तुम डीआरआई नहीं बनाते हो। डीआरआई बनाने से क्या होगा कि पैसा तुम्हारी जेब में ना होगा, पैसा बाहर इन्वेस्ट होगा। देखो सीधी सीधी कहानी इतनी सी है, पैसा तुम्हारी जेब में रहेगा तो खर्च हो जाएगा। पैसा जोड़ने का एक ही तरीका है और वो ये तरीका है कि आप पैसे को बाहर इन्वेस्ट करो, बाहर जोड़ो, यही है। और जब नौबत आएगी पैसा वापस करने की तो उसी इन्वेस्टमेंट को बेच देना और पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। आइए अब एक टेबल बनने वाली तुम्हारे सामने, ठीक है, आ जाओ। जनरल एंट्री की टेबल, जनरल एंट्री। अब देखो जनरल एंट्री को मैंने वही दो पार्ट में बांटा हुआ है, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड रिडेम्पशन आउट, उधर प्रॉफिट लिखा है इधर मैंने कैपिटल लिखा है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में यहाँ पर वही कंपनी का नाम लिखते जो इधर आती है, तो डीआरआई बनेगी, इधर वो है, इधर डीआरआई बनेगा और इधर डीआरआई बनेगा। ये बोला था मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जबकि इधर क्या बनेगा खाली डीआरआई बन सकता है, डीआरआर तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पे कौन सी कंपनियां आती हैं, मतलब ये वो कंपनियों की लिस्ट है, सुन लो, ये वो कंपनियां जो डीआरआर नहीं बनाती, जो डीआरआर नहीं बनाती लेकिन डीआरआई बनाती है। समझ गए मेरी बात होगा? क्लियर नहीं है? पता पहले तो पता क्या नियम होता था, जो डीआरआर बनाएंगे वही डीआरआई बनाती है, पहले ये रूल होता था। अब डीआरआर के अलग रूल हो गए, डीआरआई के अलग रूल हो गए। सुन लो, ये वो है जो डीआरआई दोनों बनाएंगी, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, और ये वो कंपनी है जो सिर्फ क्या बनाएंगी, डीआरआई बनाती है। क्लियर नहीं है? तो एआईएफआई और इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिस्टेड कंपनियां बता दी मैंने आपको। लिस्टेड कंपनियां देख लो, वहां लिस्टेड है खाली लिस्टेड कंपनियां, और अनलिस्टेड कंपनी में भी खाली क्या, देखो एनबीएफसी, एचएफसी फॉर प्राइवेटली इशू, वहां पब्लिक है या प्राइवेटली है, आ गया। पहले देखो एनबीएफसी एचएफसी पब्लिकली वाला इधर है अनलिस्टेड, और अनलिस्टेड में एनबीएफसी एचएफसी फॉर प्राइवेटली इशू, मतलब अगर प्राइवेटली डिबेंचर दिए तो। देखिए पहली एंट्री क्या आएगी, फॉर डीआरआर, डीआरआर बनाने की एंट्री। कौन सी एंट्री मेरे बेटा जी, डीआरआर बनाने की एंट्री। क्लियर ही नहीं है? क्या बनेगी, देखो डीआरआर मैंने बनाया, कहाँ से बनेगा, प्रॉफिट में से बनेगा, रिजर्व में से बनेगा। तो अगर हम डीआरआर बनाएंगे तो रिजर्व या प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। रिजर्व या प्रॉफिट क्या होता है मेरे बेटा जी, क्रेडिट। कम करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। कम करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। क्लियर ही नहीं है? देखो मैंने क्या करा, जहां से भी तुम डीआरआर बना रहे हो, जनरल रिजर्व बना रहे हो तो जनरल रिजर्व डेबिट, पीनल से बना रहे हो स्टेटमेंट ऑफ पीनल डेबिट, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन से बना रहे हो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व डेबिट। जिस भी चीज से बनाओगे वो रिजर्व वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और क्या क्रिएट हो जाएगा, डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। तो टू डीआरआर, ये डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? फिर डीआरआर बनाया तो ये तो डीआरआई भी बनेंगी। डीआरआई क्या, इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी और पैसा जाएगा। इन्वेस्टमेंट आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डीआरआई अकाउंट डेबिट, और पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक। तो एंट्री बनेगी डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात क्लियर हो गई? तो डीआरआर की एंट्री क्लियर हुई, डीआरआई की एंट्री क्लियर हुई। नाउ नेक्स्ट फॉर रिडेम्पशन। अब जब रिडेम्पशन पैसे वापस करने की बात आएगी तो क्या करना है, देखो पहले डीआरआर बनाना है। अगर डीआरआर पहले से इनफ मेंटेन है तो बनाने की नीड नहीं है डीआरआई बनाना। अगर डीआरआई भी मेंटेन है तो डीआरआई की एंट्री मत बनाना। क्वेश्चन के अंदर भी ये करना है तुम्हें, पहले डीआरआर देखो बना हुआ है तो ठीक, नहीं तो बनाओ। डीआरआई देखो बना हुआ है तो ठीक, नहीं तो बनाओ। क्लियर नहीं है? मेंटेन करो कितना, ये 10% कम से कम और ये 15% कम से कम। बोलो हाँ ये ना, रूल 87B, ठीक। लेकिन जब पैसा फॉर रिडेम्पशन, जब पैसा वापस करने की घड़ी आएंगी तो क्या करना है, उसमें अलग सिस्टम चलेगा। अब देखो उसमें क्या होगा, पहले रिडेम्पशन करने से पहले, मतलब पैसा वापस करने से पहले पैसा होना चाहिए,
पैसा कहाँ से होगा, डीआरआई बेच दो। मैंने बोला था ना डीआरआई बेचकर पैसा आएगा तुम्हारे पास, तो जो तुमने इन्वेस्टमेंट करी थी उसे बेचो, बेचकर तुम्हारे पास क्या होगा, पैसा आ जाएगा, जिसे तुम पैसा वापस कर पाओगे रिडेम्पशन के टाइम पर। होना भी तो चाहिए पैसा। चलो जी, तो पैसा वापस करने की एंट्री जस्ट उल्टी एंट्री बन गई। पैसा आएगा डेबिट वॉट कम्स इन, ठीक है ना, पैसा आएगा डेबिट वॉट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, टू डीआरआई, बैंक डेबिट टू डीआरआई, पैसा आएगा और डीआरआई क्या है। दूसरी एंट्री अब लगेंगे रिडेम्पशन की एंट्री, रिडेम्पशन की ड्यू एंट्री है ये पहले। अब देखो रिडेम्पशन दो तरीके, सॉरी हाँ, रिडेम्पशन दो तरीके से सीखा था आपने इशू डिबेंचर में। रिडेम्पशन दो तरीके से होता है, एक होता है रिडेम्पशन एट पार, एक होता है रिडेम्पशन एट प्रीमियम। मैं पहले पार वाली एंट्री लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कि रिडेम्पशन एट पार। देखो जब डिबेंचर को खत्म करने की बात आती है तो डिबेंचर हमारी लायबिलिटी होता है, और डिबेंचर को आप क्या करते थे नॉर्मली इशू के टाइम पर परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर क्रेडिट करते थे ना। क्यों क्रेडिट करते थे, क्योंकि वो लायबिलिटी था, लायबिलिटी मान के क्रेडिट करते थे। अब हटाने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट, तो एंट्री क्या बनी, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और क्योंकि अभी तुमने ये पैसा दिया नहीं है, तुम्हें देना बाकी है, तो डिबेंचर होल्डर क्या बन जाएंगी तुम्हारी लायबिलिटी, तो एक लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और एक लायबिलिटी में तब्दील हो जाएगा, क्लियर नहीं है। तो परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये एंट्री बनने वाली है हमारी कुल मिलाकर यहाँ, क्लियर नहीं है। ये पार की एंट्री। अब ऐसी एंट्री बढ़ेंगे प्रीमियम की, देखना। अब इधर आते हैं, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल में क्या होगा, देखिए रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल में क्या होगा, सारी एंट्री सेम रहने वाली है, समझो सब कुछ सेम है, बस डीआरआर नहीं है। देख लो डीआरआर का मैंने क्या लिखा है, डीआरआर की कोई एंट्री नहीं बनेगी, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। आइए आगे की एंट्री कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए रिडेम्पशन की एट पार पे एंट्री बन गई थी, अब एट प्रीमियम पे एंट्री क्या बनती है वो देखो। देखिए वही डिबेंचर वाली लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है क्रेडिट, खत्म होने का डेबिट, तो 10% डिबेंचर जो भी परसेंटेज डिबेंचर है वो खत्म। और सुनो क्योंकि तुम ज्यादा पैसे दोगे, रिडेम्पशन प्रीमियम का मतलब है 100 के बदले 110 देना, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो वो तुम्हारा खर्चा है, खर्चा मान के क्या करोगे डेबिट, तो देखो क्या करा हमने डेबिट कर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो देखो ये 100 रुपए या 10 रुपए और पूरे 110 रुपए तुम्हें किसको देने हैं, डिबेंचर होल्डर को, ये तो भाई लायबिलिटी बन गया। देखिए ये डिबेंचर हमारी लायबिलिटी थी, तो रिडीम करोगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, लायबिलिटी होता है क्रेडिट, खत्म करने के लिए कर देंगे डेबिट, क्लियर है। और क्योंकि प्रीमियम पे दे रहे हो तो 100 के बदले 110 दे रहे हो, ज्यादा रुपए दे रहे हो, जितना ज्यादा दे रहे हो वो तुम्हारा खर्चा, खर्चा यानी कि डेबिट, ये बात क्लियर हो गई। और ये सारा पैसा किसको दोगे, डिबेंचर होल्डर को दोगे, मतलब यहाँ 100 रुपए और यहाँ 10, तो 110 रुपए तुम्हें डिबेंचर होल्डर को देने हैं, अभी दिए नहीं है, तो डिबेंचर होल्डर क्या बन जाएगा तुम्हारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी होती है क्रेडिट, ये क्लियर हो गया। एक बात और बताता हूँ, जब तुम्हें मैंने इशू ऑफ डिबेंचर फॉर रिडेम्पशन सिखाया था, याद है पिछले वाले चैप्टर में, तब मैंने भूतनी डायन चुड़ैल बताया था, याद है क्या, उस भूतनी डायन चुड़ैल के अंदर मैंने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करवाया था और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट करवाया था, याद आया नहीं आया। मैंने वहां पर भी लॉजिक बताया था, दोबारा उस लॉजिक को कनेक्ट कर रहा हूं कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को तुम क्रेडिट क्यों कर रहे थे, क्योंकि तुमने कहा था, मैंने ये समझाया था कि प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ये वो प्रीमियम है जो मुझे फ्यूचर में देना है, अभी दिया नहीं है। तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को हमने क्या करा था, लायबिलिटी मान के क्रेडिट कर दिया था उस टाइम पर, वहां क्रेडिट कर दिया था, और अब क्या कर देंगे यहाँ पर हम इसे डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब लायबिलिटी खत्म होने का समय आ गया, पैसा वापस करने की घड़ियां आ गई। बात क्लियर हो गई नहीं हो गया, तो पहले क्रेडिट करा था इशू के टाइम पर, और रिडेम्पशन के टाइम पर वही प्रीमियम डेबिट कर दिया था, क्योंकि लायबिलिटी खत्म करने का समय आ चुका है, आया। तो ये एक्चुअल लॉजिक जो मैंने बताया। नाउ अब पहले ड्यू हुआ, पहले डीआरआई बेचा हमने क्योंकि पैसा चाहिए, फिर अपने ऊपर पैसा ड्यू करा कि कितना पैसा हमें देना है टोटल, फिर पे कर दो। जब पे करोगे तो डिबेंचर होल्डर क्या है तुम्हारी लायबिलिटी, लायबिलिटी होता है क्रेडिट, हटाने के लिए क्या करोगे डेबिट, और पैसा जाएगा क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा चला गया हमारी जेब से। अब देखिए डीआरआई बिक गया, डीआरआई बिक गया, डिबेंचर ड्यू हो गया, डिबेंचर का अमाउंट पे भी हो गया, खत्म हो गया। एट द एंड क्या करेंगे, लास्ट में डीआरआर को ट्रांसफर कर देंगे, क्या कर देंगे, डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। फिर देखो जब डिबेंचर खत्म, डीआरआई खत्म, तो डीआरआर भी खत्म कर देते हैं। और डीआरआर कैसे खत्म करते हैं, डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डीआरआर को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व में। तो डीआरआर तुमने क्या करा था, देखो पीछे जाते हैं, डीआरआर को तुमने क्या करा था, देखो डीआरआर को तुमने क्या करा था, जब क्रेडिट करता है जो डिबेंचर रिजर्व, रिजर्व क्रेडिट करते हैं, तो पहले आपने डीआरआर को क्रेडिट करा था, अब क्या करोगे आगे, क्रेडिट को हटाने के लिए देखो क्या करोगे डेबिट, देखो ठीक है, डीआरआर डेबिट, और ट्रांसफर कहाँ कर दोगे टू जनरल, इसे जनरल रिजर्व में डाल दोगे, आया नहीं आया, डीआरआर भी खत्म।
तो जब डिबेंचर खत्म होता है तो डीआरआई तो पहले खत्म हो जाता है, पैसा वापस करने तो पहले, और डीआरआई बाद में खत्म होता है, डीआरआर बाद में खत्म होता है। क्लियर ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, डीआरआर की एंट्री नहीं खींची। तो डीआरआर दो एंट्री में आया, पहली में जब डीआरआर बनाया और लास्ट में जब डीआरआर खत्म करा, बस वही एंट्री नहीं बनती यहाँ पर, बाकी सारी एंट्रियां बनती हैं। क्लियर ही नहीं है। आया। अब देखिए ये थ्योरेटिकल बातें हैं जो तुम्हें याद करनी है, इसे मैं पढ़ूंगा नहीं ज्यादा। स्पेशल सिक्योरिटी फॉर डीआरआई, देखो आप डीआरआई का मतलब है इन्वेस्टमेंट करना। अब इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं कर सकते आप, ये ध्यान में रखना, इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, चार ही जगह बताइए जहां तुम इन्वेस्टमेंट डीआरआई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सिक्योर्ड है, जहां पे सरकारी मामला है, सारा सरकारी मामला है ये तुम्हें याद होना चाहिए मेरे बेटा जी। कि तुम्हारे एमसीक्यू में, तुम्हारे सीयूईटी में, तुम्हारे वाइवा में, तुम्हारे टीचर तुमसे पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ डीआरआई की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। वो चार जगह हैं। ये पूरी पीपीटी मैंने पीडीएफ बना के अपलोड करी हुई है एप्लीकेशन के ऊपर, आप जाके उसे अपने नोट्स को बना सकते हो। क्लियर है। अब आइए लिस्ट ऑफ कंपनी फॉर डीआरआर और डीआरआई। देखिए अब मैंने उसी डीआरआई को ना सिंप्लीफाई करा है, सारा क्या डीआरआई का है, टाइप्स ऑफ कंपनियां, ठीक है ना, डीआरआर को बनाएगा, डीआरआई को बनाएगा, ये मैंने बनाया। तो ये आ गई हमारी टेबल, ठीक है, ये टेबल बन गई हमारी। देखो यहाँ पे कंपनियों की लिस्ट आएगी, देखो जैसे पहली कंपनी का नहीं, पहले देखो यहाँ पे लिखा है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFI रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कंपनी डीआरआर बनाती है, डीआरआई बनाती है, ये थ्योरी है, याद होना चाहिए कौन बने। मैंने पता क्या है बताऊंगा, देखो अभी तुम पहले देखो, मैंने ये लिस्ट बना दी, कौन डीआरआर बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, कट। AIFI को ना डीआरआई बनाने की जरूरत है ना डीआरआई बनाने की जरूरत है, ठीक है ना। ये चाहे तो डीआरआई बना सकती है, डीआरआई बना सकती है, लेकिन जरूरत नहीं है। क्लियर नहीं है। चलो जी, बैंकिंग कंपनी फॉर बोथ पब्लिक और प्राइवेटली, बैंकिंग कंपनी बोथ पब्लिक इशू और प्राइवेटली प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर। अगर वो पब्लिकली इशू कर रहे हैं या प्राइवेटली प्लेस कर रहे हैं डिबेंचर को, इनको भी न डीआरआर न डीआरआई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ कंपनी 2013, इस सेक्शन के अंतर्गत जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, क्या उनको नीड है, उनको भी नीड नहीं, ना डीआरआर की ना डीआरआई की। अभी तक तो नो नीड वाली कहानी आ रही है। अब आगे बड़ी कहानी, लिस्टेड कंपनी की कहानी बोल दी। लिस्टेड कंपनी अदर देन, देखो पता क्या करा, अदर देन में क्या लिखा है, ये तीनों लिखे इन्होंने, अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तीनों हटा दिए। कह रहे इन तीनों को छोड़ के जो लिस्टेड कंपनी है, इन तीनों को छोड़ के लिस्टेड कंपनी है फॉर बोथ पब्लिक इशू या प्राइवेटली प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर। अगर वो पब्लिकली इशू करते हैं या प्राइवेटली प्लेस करता है डिबेंचर को, तो उसमें इन्होंने तीन कैटेगरी बनाई लिस्टेड कंपनी में। अगर वो लिस्टेड कंपनी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, NBFC है, रजिस्टर्ड विद RBI अंडर सेक्शन 45IA ऑफ द RBI एक्ट 1934, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HFC है, रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक और अदर लिस्टेड कंपनी है। क्या इन्हें नीड है, इन्हें डीआरआई की तो कोई नीड नहीं है, और इन्हें डीआरआई की नीड है, यस ये डीआरआई बना सकती है। देखो लिखा भी है, मैंने लिखा भी है वहां पर, लिस्टेड कंपनी लिखा भी है, ठीक है ना, दिखा दूंगा तुम्हें ये चीजें, ये डीआरआई बना सकती है, बट इन्हें डीआरआई की कोई नीड नहीं है। अनलिस्टेड क्या दिखा था, अनलिस्टेड में, अनलिस्टेड में सब बनाती है डीआरआई, बस NBFC HFC के बारे में बकवासबाजी थी क्या। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, देखो क्या लिखा है, NBFC रजिस्टर्ड विद RBI एक्ट, ठीक है ना, फॉर प्राइवेटली प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर लिखा है, खाली फॉर प्राइवेटली प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, नहीं नहीं डीआरआर बनाना, अदर देन AI, अच्छा ठीक है, तो ऊपर वाले तीन छोड़ दिए, वाले उनको छोड़ गए। अगर फॉर प्राइवेटली प्लेसमेंट के लिए NBFC है रजिस्टर्ड विद RBI और HFC, तो मैंने बोला था ना NBFC HFC अगर पब्लिकली इशू करते हैं तो वो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ये तो प्राइवेटली है तो कोई नीड नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदर देन, क्या लिखा है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर अनलिस्टेड कंपनियां, उनको दोनों की नीड है, वो दोनों बनाएंगे। देखो क्लियर ही नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें पढ़वाता हूँ जो मैंने पढ़वाया था पिछली स्लाइड में लेके चलता हूँ, याद कराता हूँ। तो मैंने डीआरआई के बारे में क्या बोला था कि डीआरआई रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में होता है। अब मुझे बताना वहां पे कौन सी कंपनी आती थी, अनलिस्टेड कंपनियां, कौन सी आती थी, अनलिस्टेड कंपनियां, जो कि NBFC और HFC हैं, वो बनाएंगी डीआरआई, लेकिन वो पब्लिकली इशू के लिए बनाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइवेटली इशू के लिए कोई नीड नहीं है, लेकिन पब्लिकली इशू के लिए बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, क्लियर नहीं है, यहाँ पे लिखा भी देखो,
NBFC, HFC लिखा है, और क्या लिखा है, पब्लिक इशू के लिए बना सकती है, क्लियर ही नहीं है, और प्राइवेटली के लिए उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या लिखा है, और बाकी सारी अनलिस्टेड कंपनियां जो हैं वो बनाएंगी। अब पता है जब इसको याद करते हैं ना तो ये भी कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए मैंने क्या करा, बड़ी आसान तरीके से आपके लिए ये बना दिया। ये देखो मैंने क्या करा, मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया आप सभी के लिए। ये देखो आउट ऑफ प्रॉफिट में ये कंपनी है जो DRI दोनों बनाएंगी, और ये वो है जो DR तो बनाएंगे नहीं, DRI बनाएंगी। क्लियर नहीं है, क्या बनाएंगी, DRI। इनको याद कर लो, बाकी सारे याद हो जाए, बात ही खत्म हो। आया या नहीं आया, इन्हें याद करना जरूरी है, याद रखना सबसे पहले इनको याद करना, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर है, ठीक है, बोलिए आया या नहीं आया, सच में जल्दी बोलिए। ये इंट्रो खत्म होता है जी यहाँ पर, क्लियर है। और मुझे बताइए कि इस तरीके से जैसे हमने PPT से पढ़ा, मेहनत करी, देखो मैंने बोला ना मैं PPT बना रहा था, तो लास्ट टाइम मैंने क्लास इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मैं PPT बना रहा था। अच्छा लगा ये PPT वाला कॉन्सेप्ट, क्या मुझे ये PPT वाला कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, करिए वोट इसके लिए। आज धन्यवाद, टेढ़ा बाबा, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।